बच्चों कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, कल क्लास में बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो आज इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अपन समझ रहे थे ब्लड ग्रुप कैसे आया, ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, दो एंटीजन ए और बी। वो तो अपन ने देख लिया था कि किसके ऊपर कौन सा एंटीजन है वो उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। अपन देख रहे थे कि ट्रांसफ्यूजन अपन ब्लड किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। एक बार इसको वापस से क्विक करते हैं क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था। फिर से समझते हैं। ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये वाला इसके ऊपर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर भी ए आएगा तो इसके ऊपर भी बना देते हैं। उसके बाद ये वाले के पास है बी एंटीजन, डब्बा डब्बा डब्बा, इसके पास एक डब्बा। ठीक है, सेम टू सेम यहां पर भी बनाएंगे। 2 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही आसान तरीके से इसको अपन समझेंगे। इसके पास कोई एंटीजन नहीं, जीरो, ओ ब्लड ग्रुप। इसके पास ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप। इसके पास बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप। इसके पास दोनों ए बी, कोई एंटीजन नहीं, ओ ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन, बी ब्लड, दोनों एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन किसको दे सकता है, कौन किसको दे सकता है वो देखते हैं। ओ वाला लाल डब्बा, लाल डब्बा, आजा भाई आजा भाई। लाल डब्बा, लाल डब्बा, आजा भाई आजा भाई। लाल डब्बा, लाल डब्बा, आजा भाई आजा भाई। लाल डब्बा, लाल डब्बा। तो ओ वाला सबसे मैच कर गया, इसने किसी को फॉरेन समझा ही नहीं। ओ को किसी ने फॉरेन समझा ही नहीं, तो ओ बोला मैं सबको दे सकता हूं, मैं सबको दे सकता हूं। अगली बारी आई ए की, अगली बारी आई ए की। ए ने बोला मैं जाऊंगा ओ के पास। ओ बोला नहीं नहीं नहीं, तेरे पास हरी बिंदी है, तू मेरे पास नहीं आ सकता। ए बोला मैं जाऊंगा ए के पास। बोला लाल डब्बा हरी बिंदी, हरी बिंदी, ठीक है आजा मेरे पास आजा। ए बोला बी के पास, लाल डब्बा हरी बिंदी पीली बिंदी, नहीं मेरे पास नहीं आ सकता। ए बोला मैं जाऊंगा ए बी के पास, लाल डब्बा हरी बिंदी अरे वाह 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 वाह, आजा 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 आजा। तो ए ने बोला मैं ए को दे सकता हूँ, ए ने बोला मैं ए बी को दे सकता हूँ। अगली बारी इसको अपन थोड़ा जल्दी करें क्योंकि कल भी मैंने आपको समझा दिया था। चलो, अब बी बोला मैं जाऊंगा ओ के पास, नहीं लाल डब्बा तो है लेकिन इसके पास पीली बिंदी नहीं है, मतलब येलो वाला बी एंटीजन नहीं है, तो इसको मना कर देगा। ये बोला ए के पास, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर येलो है, नहीं। ये बोला मैं यहाँ जाऊंगा, लाल डब्बा पीली बिंदी, बिल्कुल जाऊंगा। तो बी ने बोला मैं बी को दे सकता हूँ। फिर ये गया ए बी के पास, लाल डब्बा पीली बिंदी, तो बी ने बोला मैं बी को भी दे सकता हूँ और ए बी को भी दे सकता हूँ। फिर अगली बारी आई ए बी की, अगली बारी आई ए बी की। रुक जाओ, ए बी ने क्या बोला, मैं जाऊंगा ओ के पास। ओ ने मना कर दिया, नहीं भाई तेरे पास तो लाल बिंदी सब कुछ है, तेरे पास नहीं आ सकता तू। ए बी गया ए के पास, ए बोला भाई हरी बिंदी तो है तेरे पास लेकिन तेरे पास एक्स्ट्रा पीली भी है, मेरे पास नहीं आ सकता तू, नहीं तो मार दूंगा तेरे को मैं। ए बी गया बी के पास, पीली बिंदी लेकिन हरी बिंदी नहीं 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 नहीं। तो सिर्फ ए बी बोला भाई मैं तो सिर्फ तेरे पास ही आ सकता हूँ। तो ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला, ओ दे सकता है सभी को, सभी को, सभी को। और ए भी ले सकता है सभी से, सभी से, सभी से। तो ओ क्या हो गया, ओ हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसने सबको ब्लड दे दिया। और ए बी क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। इसको याद रखेंगे ट्रिक। डोनर में आ रहे हैं दो दो ओ, तो जो डोनर है वो कौन होगा, ओ। ओ से डोनर दो और आ रहे ना, तो ट्रिक क्या हो गई, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी। अभी अपन ने प्लस माइनस की बात नहीं करी है, आर एच एंटीजन पे अपन गए नहीं, अभी अपन ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, अगर ब्लड ग्रुप ट्रांसफर के दौरान मैच नहीं किया, ए वाला इधर डाल दिया या इधर डाल दिया, तो क्या होगा, इनकी आरबीसी इसको मार देगी और क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसी की क्लंपिंग, इकट्ठा बन जाएगा और आरबीसी को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा ब्लड शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, जाओ कलर दूसरा लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन।
ब्लड ग्रुप को अपन को मैच करना है। इफ रॉन्ग ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, अगर गलत ब्लड चढ़ गया, देन it will lead to the clumping of RBC। RBC की क्लम्पिंग हो जाएगी। और साथ में क्या मैच करना है? RH एंटीजन should also be मैच्ड। RH एंटीजन को भी आपको मैच करना है। अभी मैंने आपको बताया नहीं RH एंटीजन होता क्या है, बस अपने को याद रखना है कि एबीए ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH एंटीजन भी मैच करना है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, एक दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। तो अपने को ये भी मैच करना है। जब मैं आपको RH एंटीजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, वो बना लेते हैं। बना के देखते हैं वो अपन से बनती है कि नहीं बनती। यहाँ लिखा है ब्लड ग्रुप, उसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है। अब बच्चों एक चीज और, एंटीजन प्रेजेंट है तो डिसाइड होगा एंटी ब्लड ग्रुप कौन सा है। लेकिन अगर अपन गलत ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं तो ये इसको मार क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इस ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए के पास किसकी एंटीबॉडी है? बी की। अगर उसके पास बी आया तो उसको मार देगा। बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए की। अगर उसके पास ए आया तो उसको मार देगा। ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो अपन लेते हैं यहाँ पर पहले ब्लड ग्रुप लिखते हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी, ए बी, ओ। ठीक है, 4 टाइप के अपने ब्लड ग्रुप हैं। उसके बाद अगला क्या लिखेंगे अपन? एंटीजन। ए के पास एंटीजन कौन सा हो गया? ए। बी के पास एंटीजन कौन सा हो गया? बी। ए बी के पास कौन सा एंटीजन हो गया? ए बी। और ओ के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है। चलो अब है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है वो देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की पूरी टेबल बन जाएगी। एंटीबॉडी, ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। ए भी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं। ओ है तो सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इसके पास, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। समझे? ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि वो दोनों को जानता है। ओ किसी को भी नहीं जानता, उसके पास ए बी की एंटीबॉडी है। तो ओ क्या है? डोनर। एक्सेप्टर नहीं है, ओ सिर्फ डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ओ वाले से ही, एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ओ वाले से। तो ये अपनी टेबल कंप्लीट होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, आरएच ग्रुपिंग के ऊपर। 12 बजे तक अपने को कंप्लीट करना है ये। आरएच ग्रुपिंग क्या होती है? अपन ने देखा एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ में एबीओ ग्रुपिंग डिसाइड कैसे हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ 2 एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। अब एक और एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो है आरएच एंटीजन। अगर वो प्रेजेंट है तो बोलेंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर वो एंटीजन एब्सेंट है तो बोलेंगे ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो जो आरएच है ना, ये वर्ड कहाँ से आया? आरएच वर्ड्स comes from rhesus मंकी। कहाँ से आए? रीसस मंकी, जो अपना नॉर्मल मंकी ना, मकाका, उसके अंदर क्या देखा गया? सेम टू सेम ऐसा ही एंटीजन देखा गया जो अपने आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट था। अपनी आरबीसी के ऊपर एंटीजन वैसा ही प्रेजेंट था और वैसा मंकी के अंदर था। तो वहीं से रीसस का आरएच उठा लिया और आरएच एंटीजन इसको नाम दे दिया, क्योंकि वैसा का वैसा एंटीजन अपने को मंकी में देखने को मिला था। तो आपसे कोई पूछा आरएच कहाँ से नाम आया? आरएच नाम आया रीसस मंकी से, क्योंकि ऐसा एंटीजन उसकी बॉडी में भी देखने को मिला था। फिर क्या है, वर्ल्ड के अंदर टोटल इन वर्ल्ड, अगर अपन वर्ल्ड की बात करें, 80% लोग क्या हैं? RH पॉजिटिव हैं, 20% लोग क्या हैं? RH नेगेटिव हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड को मैंने वर्ड लिख दिया, इसको वर्ल्ड कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करें इन इंडिया। इन इंडिया, इंडिया में क्या है बेटा?
97% लोग RH पॉजिटिव है बेटा, 97। ओनली 3% आर RH नेगेटिव। पूरे वर्ल्ड में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कितने हैं? 80%। इंडिया में कितने? 97। कितनी पॉजिटिविटी है देखो इंडिया में। इंडिया में 97% लोग पॉजिटिव है बेटा। तो ये है अपना RH ब्लड ग्रुप। कैसे इसको आप समझेंगे? इस तरीके से देखो, ये अपनी आरबीसी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है। ये दूसरी आरबीसी है, ठीक है। इस पे ये एंटीजन प्रेजेंट है ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए। लेकिन साथ साथ क्या प्रेजेंट है? साथ साथ इस पे प्रेजेंट है RH एंटीजन। क्या प्रेजेंट है? RH एंटीजन। RH एंटीजन। तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो गया? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये भी ए है, ये भी ए है। लेकिन इसके पास क्या है? RH एंटीजन नहीं है। तो ये कैसा है? ए नेगेटिव। ये है ए पॉजिटिव, ये है ए नेगेटिव। क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? कभी नहीं। पॉजिटिव ने अगर नेगेटिव को दिया तो इसने देखा गोला गोला है, हरी बिंदी है, लेकिन RH एंटीजन तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? RH एंटीबॉडीज बना देगा और इसको मार देगा और आरबीसी की क्लम्पिंग करा देगा। तो अपन ने पिछली लाइन लिखी थी ना, RH एंटीजन शुड आल्सो बी मैच्ड। एबीओ ब्लड ग्रुप तो मैच करना ही है, आपको साथ साथ क्या मैच करना है? उसका RH एंटीजन। इसी मैचिंग के ऊपर एक केस होता है बहुत फेमस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। फीटस की आरबीसी का ब्लास्ट हो जाना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ऐसा कुछ होता है कि फीटस की आरबीसी को खतरा रहता है RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। एक केस दे रखा है, क्या केस है वो देखो, समझते हैं। ये अपनी मदर है, मदर के अंदर ये अपना बेबी है। क्या है ये? फीटस। ये कौन है? अपनी मदर। ये केस कब अराइज होता है? जब मदर क्या हो? मदर हो RH नेगेटिव और बेबी क्या हो जाए? RH पॉजिटिव। ये कंडीशन कब अराइज होती है? ये कंडीशन कब आती है? जब मदर नेगेटिव हो, RH पॉजिटिव हो फीटस। अब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इसको अपन लिखेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी there are chances of mixing of maternal blood with fetal blood। क्या होता है बेटा? जब पहला बेबी ऐसा हो गया, जब मदर नेगेटिव थी और बेबी पॉजिटिव हो गया, तो क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? इनके ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, अपन प्लेसेंटा कट करते हैं तब। तो जैसे ही ब्लड की मिक्सिंग हुई तो पॉजिटिव वाले ने किससे मिलान किया? किससे हाथ मिलाया? नेगेटिव वाले से। और इसके लगा दिया एक चाटा कि यार पॉजिटिव नेगेटिव तो मेरा दोस्त है ही नहीं। तो क्या हुआ? मदर के अंदर क्या बनने लग गई? एंटी RH एंटीबॉडी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। जब पहला बेबी डिलीवर हुआ, मदर नेगेटिव थी, फीटस पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने नेगेटिव से मिलान किया। पॉजिटिव अगर नेगेटिव से मिलेगा तो क्या होगा? दोनों दोस्त नहीं है। तो मदर के अंदर क्या बनने लग गई? RH एंटीबॉडी। क्या बनने लग गई? which leads to formation of anti RH एंटीबॉडी इन मदर। ठीक है बच्चों, तो पहले डिलीवरी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई, बच्चा बाहर निकल गया, मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड मिक्स हो गया और मदर के अंदर RH एंटीबॉडी बन गई। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आएगी एट द टाइम ऑफ सेकंड डिलीवरी। सेकंड डिलीवरी में भी क्या होगा? बच्चा पॉजिटिव होगा और मदर नेगेटिव होगी और पहले से ही उसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है। तो क्या होगा? एक एंटीबॉडी है, आप पढ़ोगे इम्यूनिटी चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीज में, IgG विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। अब बच्चा है पेट में सेकंड वाला, तो क्या होगा? वो जो IgG बनी हुई रखी थी मदर के पहले से ही एंटीबॉडी,
वो क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा को और बच्चे की आरबीसी को किल करना स्टार्ट कर देगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस करना स्टार्ट कर देगी और बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा और सेकंड बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो एट द टाइम ऑफ सेकंड डिलीवरी, at the time of second delivery, मैटरनल एंटीबॉडी, और वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? IgG, क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा एंड स्टार्ट किलिंग fetal RBC, which leads to anemia and jaundice to fetus and eventually result in death of fetus, death of fetus। तो ये था बेटा अपना केस RH इनकम्पेटिबिलिटी का। अगर प्लस माइनस मिक्स हो गए ना तो ऐसा हो जाता है, पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन क्या होता है ब्लड मिक्स होने की वजह से एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है और एंटीबॉडी रखी रहती है, मेमोरी सेल बन जाती है कि भाई अब की बार अगर पॉजिटिव ब्लड आया तो अब की बार तो मैं बैंड बजा दूंगी। लेकिन जब वही सेकंड टाइम जब बच्चा वापस आता है पेट में, वापस प्रेग्नेंट होती है मदर, तो वापस पॉजिटिव ब्लड था और IgG को पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव ब्लड है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटस की आरबीसी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है और फीटस में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है और एट द इवेंचुअली फीटस की डेथ हो जाती है। तो क्या इससे अपन बच नहीं सकते? क्या इससे बच नहीं सकते? बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अपन क्या करें, जैसे ही मदर की डिलीवरी हो रही है फर्स्ट टाइम, जो RH एंटीबॉडी बन रही है ना उनके खिलाफ ही एंटीबॉडी देते हैं, RH एंटीबॉडी के खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडी देते हैं ताकि वो बने ही ना और वो मर जाए। उसके लिए अपन क्या देते हैं, बोलते हैं रोगम। क्या दे देंगे? रोगम। क्या दे सकते हैं अपन? रोगम। टू प्रिवेंट दिस रोगम is provided to mother at the time of, at the time नहीं, mother just after the delivery of first baby, provided to mother within 72 hours of first delivery। फर्स्ट डिलीवरी के 72 आवर में अपन क्या प्रोवाइड कर देंगे? रोगम, ताकि जो एंटीबॉडी बन रही थी या बनने वाली थी वो किल हो जाए और मेमोरी सेल्स ना बने। तो सेकंड डिलीवरी के टाइम वो नहीं रहेंगी तो सेकंड डिलीवरी आराम से हो जाएगी। तो ये था अपना केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। ये अराइज कब होता है? बच्चा पॉजिटिव आया कैसे आपको पता है? ये बच्चा कब आएगा? जब नेगेटिव मदर शादी कर लेगी किसी पॉजिटिव फादर से। मतलब जब कोई नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है फीमेल का, मान लो O नेगेटिव, उसने शादी कर ली A पॉजिटिव वाले से, तब ये केस अराइज होगा बेटा। क्योंकि RH एंटीजन क्या है? RH एंटीजन एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है। अगर RH किसी में आ गया ना तो उसका बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये एक डोमिनेंट जीन है। तो इसलिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल, मतलब बायोलॉजिकली नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फादर। तो है ना, अपने इंडिया में बेटा कुंडली मिलाते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होता है? ब्लड ग्रुप मिलाते हैं। अपने इंडिया में इतना नॉलेज नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है, इसलिए सब कुंडलियाँ मिलाते हैं। अमेरिका, इन सब बड़े बड़े देशों में ब्लड ग्रुप मैच करते हैं शादी से पहले कि कहीं फीमेल नेगेटिव और मेल पॉजिटिव तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये केस आने की चांसेस पूरे पूरे होते हैं। इंडिया में कुंडली मिलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अवेयर हो सके हो, आपको पता चल चुका है कि एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस होता क्या है, तो आप लोग भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करें शादी से पहले और तभी आगे बढ़ें। तो ये था अपना केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अपने यहाँ भी क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है, 97% लोग पॉजिटिव है, तो चांस होने के बहुत ही रेयर है। ओनली 3% लोग ही नेगेटिव हैं। ज़्यादातर अपन सब क्या है? पॉजिटिव, सबका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, सबका ब्लड ग्रुप। इंडिया में बिल्कुल पॉजिटिविटी है, फिर भी प्रिकॉशन लेने के लिए अपन मिला सकते हैं। तो ये था अपना एबीओ ब्लड ग्रुप, RH ग्रुपिंग कैसे डिसाइड होता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो मेरे आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन RH एंटीजन होगा। अगर O पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो मेरी आरबीसी के ऊपर A एंटीजन होगा, साथ साथ RH एंटीजन भी होगा। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है तो मेरी आरबीसी के ऊपर A एंटीजन भी होगा, B एंटीजन भी होगा और RH एंटीजन नहीं होगा। और एक चीज और बताना रह गया
ये जो मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसमें सिर्फ मैंने बताया ओ और ए बी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव, ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ये जो ओ नेगेटिव है ना, ये होता है यूनिवर्सल डोनर। नेगेटिव आर एच एंटीजन नहीं है, इसलिए वो सबको दे सकता है। अगर इसके पास आर एच एंटीजन होता तो वो सबको दे ही नहीं पाता, फिर तो यहाँ पर सबके पास आर एच एंटीजन होना पड़ता। और नेगेटिव है इसलिए वो सबको दे सकता है, और इसके पास आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन है मतलब ये पॉजिटिव है, इसलिए सबसे ले सकता है कि भाई मेरे पास तो ए भी है, बी भी है, आर एच भी है, सबसे ले सकता हूँ। तो आपसे कोई पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। डोनर को याद रखेंगे, दो ओ आ रहे हैं तो ओ नेगेटिव, और बचा हुआ एक्सेप्टर। अगला आता है अपना ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर। अगला कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे अच्छे डर जाते हैं, इसका पाथवे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 2 मिनट में आज समझ में आ जाएगा आपको कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट और वुंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चोट लगी, खून आ रहा है, खून आ रहा है, खून आ रहा है, लेकिन क्या आता रहता है सुबह तक शाम तक दिन भर। एक टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून आना बंद हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, वो अपन देखेंगे कि ये होता कैसे। पहले ये कंप्लीट करते हैं। ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट का होता है, 1 से 3 मिनट तक अपने को खून आता है, फिर क्लॉटिंग टाइम होता है 2 से 8 मिनट, क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है 2 से 8 मिनट में। समटाइम क्लॉट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंटेक्ट ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ टू टाइप। कभी कभी क्या होता है, ये एनसीईआरटी से बाहर का इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल। कभी कभी क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स अपनी वेसल्स के अंदर ही बनना स्टार्ट होते हैं, बिना चोट लगे ब्लड वेसल्स के अंदर ही। मैंने पढ़ा था ना आपको कि अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही दो टाइप के क्लॉट बनते हैं अपने ब्लड वेसल्स के अंदर, एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट, एक होता है एम्बोलस क्लॉट। मतलब स्टैटिक क्लॉट विच ग्रोज बिगर एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल। स्टैटिक है, एक ब्लड वेसल है यहाँ बन गया, अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उस वेसल को ब्लॉक कर दे रहा है, कहीं हिल नहीं रहा, बस वहीं है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक से अपन क्या याद रखेंगे, थ्रोम्बस क्लॉट। If this clot is formed in the coronary vessel, then called as coronary thrombosis, which can cause the heart attack. अगर ये वाला क्लॉट कोरोनरी वेसल में बन गया, अब कोरोनरी वेसल क्या होती है, हार्ट से निकलने वाली वो वेसल जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही है। हार्ट से निकलने वाली वो वेसल जो हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे, तो इसको क्या बोलेंगे, कोरोनरी। अभी मैं आपको आगे फिर से समझाऊंगा। अगर यहाँ पर ब्लड में क्लॉट बन गया तो क्या हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाएगा, नहीं, तो हार्ट अटैक आने के चांस हो जाएंगे। इसलिए अपन ने ये बोला कि यहाँ पर हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं। इफ फाउंड इन ब्रेन, अगर ब्रेन में पाया गया तो क्या हो सकता है, सिफेलिक थ्रोम्बस कॉज पैरालिसिस, देन कॉल्ड एज सिफेलिक थ्रोम्बस। अगर ब्रेन में पाया गया तो उसको बोलेंगे सिफेलिक थ्रोम्बस, और इससे पैरालिसिस हो सकता है। तो क्लॉट बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर बॉडी में कहीं हो गए तो अपनी बैंड बच जाती है। फिर आता है एम्बोलस, यह है मूविंग क्लॉट, वो तो था रुका हुआ, यह चलता फिरता, यहाँ बन गया आज यहाँ, कल चल फिर के यहाँ आ गया, फिर घूमते घूमते सिर में आ गया। मूविंग क्लॉट विच फ्लो विद ब्लड एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व इन ब्लड। ऐसा क्लॉट जो ब्लड में घूमता रहता है और कभी कभी ये डिसॉल्व भी हो जाता है ब्लड के अंदर। मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये तो चलो एक जगह बन गया, लेकिन मूविंग क्लॉट अगर बन गया, जाके ब्रेन में फंस गया, फिर दिल में फंस गया, कहीं भी फंस गया, तो हर ऑर्गन को फेल कर सकता है ये। तो ये अपने दो टाइप के ब्लड क्लॉट थे, और ये है अपना ब्लड क्लॉट। ये क्या है, नेटवर्क। ये नेटवर्क किसका है बेटा, ये है नेटवर्क फाइब्रिन का। किसका नेटवर्क है ये, फाइब्रिन का। अभी पढ़ेंगे अपन फाइब्रिन क्या है, किस तरीके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बेटा। उसके अंदर ये जो फंसे हुए हैं ना, ये क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैसे हैं ये, डेड। जब फाइब्रिन अपना नेटवर्क बना ले और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट आके फंस जाए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड क्लॉट। क्लॉट, इसको एक और वर्ड बोलते हैं कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। अब इसका प्रोसेस समझते हैं अपन। इसको प्रोसेस समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, उसको बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्या बोलते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। तो कैसे शुरुआत होती है वो समझते हैं। अपने को इंजुरी हुई, ठीक है, सेम कलर हो गया, चलो अपने को क्या हुई, इंजुरी हुई, या फिर एनसीईआरटी ने उसको क्या, तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्यों। इंजुरी हुई, उसको एक और वर्ड बोला है ट्रॉमा। ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद प्लेटलेट अपनी एक्टिवेट हो गई, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड,
प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, या फिर क्या हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज हो गए, इनको अपन टिश्यू फैक्टर्स भी बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर रिलीज हो गए। जैसा जैसा एनसीईआरटी में लिखा अपन पूरा वगैरह पढ़ेंगे। ये बच्चे को बहुत खतरनाक लगता है कि इसके बाद क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस है। अभी आपका सीक्वेंस 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। फिर क्या हुआ बच्चों, इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेटेड हो गए, फिर क्या रिलीज होगा, फिर क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। यहां तक अपन देखेंगे। इंजरी हुई, लगी चोट, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटेड हुई, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ, फिर इसने किसको कन्वर्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, अभी पूरा भी समझ रहे हो सर क्या लिखते जा रहे हो, याद नहीं हो रहा, अभी सब याद होगा। प्रोथ्रोम्बिन को इसने किसने कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। और इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, इसने इसको कन्वर्ट किया और इस थ्रोम्बिन ने इसको कन्वर्ट किया। रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो इसको यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ। इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। यहाँ पर लिखते हैं इसको फाइब्रिनोजन। अब आएगा ना सिस्टमेटिक काम। अब क्या हुआ बेटा, समझते हैं चलो। चोट लगी, इंजरी होती है, क्या होती है, प्लेटलेट एक्टिविटी होती है। मैंने आपको प्लेटलेट का फंक्शन बताया था, क्या फंक्शन था, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। प्लेटलेट एक्टिविटी, क्या रिलीज हुआ, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहली स्टेप क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरी स्टेप क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। तीसरी स्टेप, थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। और ये क्या था बेटा, फाइब्रिन। जब फाइब्रिन बन गया तो क्लॉट बन गया। सिंपल स्टेप, 2 शब्द में अपन इसको खत्म कर देंगे, 2 शब्द में इसको खत्म कर देंगे। क्या शब्द है वो, पी के टी फाइबर। क्या शब्द है ये, पी के टी फाइबर। बेटा ये याद कर लेना, पूरा खत्म हो गया आपका ये। कैसे, सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, प्लास्टिन। क्या रिलीज हुआ, प्लास्टिन। किस में आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर उसके बाद क्या रिलीज हुआ, काइनेज। क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। फिर उसके बाद क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बिन। क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बिन। फिर उसके बाद क्या बन गया, फाइब्रिन। क्या बन गया, फाइब्रिन। सीक्वेंस ही आपको पूछने को आएगा कि किसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिन, फिर काइनेज, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन। पैकेट फाइबर पूरा ब्लड क्लॉट खत्म। पैकेट फाइबर ब्लड क्लॉट खत्म। एक चीज और आती है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, इसमें कन्वर्ट करता है कैल्शियम। ये भी क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। और फाइब्रिन से फाइब्रिन में भी कन्वर्ट करता है कैल्शियम। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी चीजें ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं। पहला है कैल्शियम, और कौन सा विटामिन करता है, विटामिन के। तो विटामिन के भी आपको ब्लड क्लॉट में मदद करता है। के से खून जमाने में कौन मदद करेगा, खून को जमाने में कौन सा विटामिन, के विटामिन। खून को जमाने में कौन सा विटामिन, विटामिन के से ही कैल्शियम, याद रख लेना। सी आता है लेकिन के से कैल्शियम, के से विटामिन के, और के से खून। तो खून जमाने में ये चीजें मदद करती हैं। इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुए, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज हुआ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। यही पूरा पाथ है जो आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या है, पैकेट फाइबर, प्लास्टिन काइनेस थ्रोम्बिन फाइब्रिन, प्लास्टिन काइनेस थ्रोम्बिन फाइब्रिन, प्लास्टिन काइनेस थ्रोम्बिन फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन क्या होता है बेटा, क्लॉट। यही फाइब्रिन क्या है अपना, क्लॉट। लास्ट में जाके क्लॉट बना देता है। ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक सा कंसेप्ट सबको लगता था, सीक्वेंस कभी याद नहीं होता था। आज 2 मिनट में पूरा याद हो गया, देख लो एक बार।
हेलो। हाँ, चल रहा है। अगला आते हैं अपने टॉपिक पे अब, लिम्फ पे। अपन ने देखा था अपनी बॉडी में स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स हैं सर्कुलेशन के लिए, दो टाइप के फ्लूइड्स थे, ब्लड और लिम्फ। ब्लड अपन पढ़ चुके हैं, ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट बनाता था, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पार्ट बनाते थे। फॉर्म्ड एलिमेंट पे अपन ने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, प्लेटलेट पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग 5 टाइप्स पढ़ लिए। पहला था ग्रेनुलोसाइट, फिर ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप, एसिडोफिल, बेसिलोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट के 2 टाइप, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स पढ़ लिया, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, एबी ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब बात आती है लिम्फ की, कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ वर्ड हर बच्चे को कंफ्यूज करता है कि लिम्फ है क्या, आज तक क्लियर हुआ ही नहीं, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा कि लिम्फ होता क्या है। उससे पहले समझते हैं कि लिम्फ कैसे हुआ, अपनी बॉडी में क्या है। 2 टाइप के सिस्टम अपन ने पढ़े थे, 2 टाइप के सिस्टम थे अपने पास, पहले वो समझते हैं। अपने पास क्या थे, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन से, 1 2। एक था ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, क्या था, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। एक है लिम्फेटिक सिस्टम, क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम। ये अपनी बॉडी में 2 टाइप के सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लड, जो कि पढ़ चुके। अब और क्या पढ़ना है इसके अंदर अपने को, ब्लड वेसल्स अभी आगे आएगा। और क्या पढ़ना है, हार्ट। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्लड, ब्लड को बहाने के लिए ब्लड वेसल्स, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट, पानी चाहिए, पानी के लिए पाइपलाइन चाहिए, और पाइपलाइन पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर चाहिए। तो ये तीनों चीजें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पड़ते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें चाहिए अपने को लिम्फ, लिम्फ की पढ़ाई करेंगे। लिम्फ को बहाने के लिए क्या चाहिए, लिम्फेटिक वेसल। ये अपना इतना डिटेल में नहीं है, तो अपन बस ओवरव्यू लेना चाहेंगे इसकी। और यहाँ पर हर्ट नहीं चाहिए, पंप करने के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स। यहाँ हर्ट नहीं होता है, इनको पंप करने की जरूरत नहीं है। यह है लिम्फ नोड। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अपन ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट, इनको तो डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड पूरा पढ़ लिया, ब्लड वेसल पढ़ेंगे, हार्ट। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे लिम्फ को, ठीक है। तो ये अपना है लिम्फ, जिसको अपन मिडिल मैन भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा आपको मिडिल मैन क्यों बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं अपने मिले, ये देखो लिम्फ नोड्स, ये देखो, ये क्या है, लिम्फ नोड। रुको, लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट है, अपनी आर्मपिट्स में, ये देखो, गुच्छे गुच्छे गुच्छे। जब बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल मिल जाए तो एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, उसी गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। कहाँ, क्या है ये, कोई पूछा आपसे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आर्म पिट्स पे। ये कौन सा रीजन है, ग्रोइन रीजन। तो कहाँ पर होता है, ग्रोइन रीजन में। ये अपने लिम्फ नोड्स है, यहाँ भी है छोटे छोटे। ये पूरा अपना लिम्फेटिक सिस्टम है। तो बहुत सारे लिम्फेटिक्स मिल जाए तो क्या बनाएंगे, एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, अपन ने पढ़े थे ना अभी। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। क्या प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, लिम्फोसाइट्स, जो अपने को इम्यूनिटी में मदद करती हैं, जो अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है। लिम्फ टिश्यू अपने पढ़ लिया। इसको मिडिल मैन क्यों बोलते हैं, अभी आपको अगली स्लाइड में समझ में आ जाएगा, इसको मिडिल मैन क्यों बोलते हैं। पहले इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे 2 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपना हार्ट है। कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। बचपन से सबको पता है ये बात, तो 4 चैम्बर का होता है। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है अपना, टिश्यू। क्या है अपना ये टिश्यू।
यहाँ पर क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से चला गया टिश्यू के पास, यहाँ से चला गया टिश्यू के पास, यहाँ से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, और यहाँ से चला गया बाहर। ये है अपना पाथवे, ये है अपना पाथवे ब्लड का। भी लिम्फेटिक सिस्टम क्या है वो समझेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं ये क्या है। ये क्या है अपना टिश्यू, यहाँ से क्या आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आया ये बचपन से 50 बार अपन ने पढ़ते हो रहे हैं, लेकिन सर आज तक तो आप टिश्यू में घुसाते थे, आपने टिश्यू के बाहर से ही निकाल दिया। यही तो बात है बेटा, यही तो मेन बात है। यहाँ पर क्या होता है, अपन को लगता है कि अपनी सेल्स में ब्लड वेसल्स घुसी हुई है, नहीं, अपनी सेल्स में ब्लड वेसल्स नहीं जाती है। अपनी सेल्स में क्या होता है, जैसे ही सेल्स के पास ब्लड आता है वो फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर आउट होके क्या निकाल देता है बाहर, फिल्टर आउट होके क्या निकाल देता है यहाँ पर लिम्फ, क्या निकाल देता है लिम्फ, ये लिम्फ निकाल देता है। फिर ये लिम्फ जाता है बेटा टिश्यू के पास, ये लिम्फ जाता है टिश्यू के पास। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जो भी ये लेके आता है, इसके अंदर वाटर होता है, आयंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब इसके पास। तो आज तक तो अपने को लग रहा था कि अपना ब्लड जाता है, ब्लड जाता है लेकिन वो किसी सेल से टिश्यू के अंदर नहीं जाता, उस सेल से टिश्यू के पास जाके एक फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, और इसी को क्या बोलते हैं लिम्फ। अपन ने इसके यहाँ पर दो नाम लिखे थे, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। जब भी ब्लड वेसल से बाहर छन के आ जाए, बाहर छन के आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। अब इसको वापस जाना भी है, गंदगी लेके वापस जाना भी है, तो वापस जाने के लिए क्या होती है इनके पास, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होती है, यहाँ से एक पाइपलाइन आई, ये है लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ से ये लिम्फ चला जाएगा इनके अंदर, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे लिम्फ। है एक ही चीज, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ पर इसको टिश्यू फ्लूइड बोल दिया, यहाँ पर इसको लिम्फ बोल दिया। तो अपने को क्या समझ आया कि जो अपना ब्लड टिश्यू के पास आता है ना, वो छन जाता है, ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाता है, और बड़े बड़े प्रोटीन्स ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पानी, आयंस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कहाँ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास। इनके पास और भी क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और यहाँ से क्या लेके चला जाता है CO2। तो ये है अपना लिम्फ। लिम्फ क्या है, ब्लड से निकलने वाला, छनने वाला एक फ्लूइड जो कि टिश्यूज के पास जाता है, टिश्यूज को प्रोवाइड करता है वाटर, आयंस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, और वहां से फिर एक्सिट जो गंदगी है CO2 वगैरह लेके वापस से चला जाता है। तो आज समझ में आया कि लिम्फ क्या था, अपनी जो ब्लड वेसल से वो नहीं जाती, वो छान देती है। कैसे, मतलब ये समझो, आप वापस से समझोगे। ये है अपनी छन्नी, ठीक है, चाय छन्नी समझ लो, चाय छन्नी है। चाय छन्नी में अपन चाय छानते हैं, तो मोटा मोटा अदरक, मोटी चाय पत्ती सब ऊपर ही रह जाता है, नीचे क्या चल जाता है, पतला पतला चीजें। वही नीचे जो पतली वाली चीजें हैं वो क्या है, लिम्फ। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, इसमें यहाँ पर पोर्स हैं, तो यहाँ पर आया अपना ब्लड, और क्या हुआ, बड़े प्रोटीन्स, बड़े 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 प्रोटीन्स तो यहीं रह गए, यहीं रह गए, यहीं रह गए। और नीचे क्या आया, नीचे क्या आया, और इकट्ठा हो गया। इसी को क्या नाम दिया बच्चा, इसी को क्या नाम दिया, लिम्फ। बड़ी बड़ी चीजें वहीं रह गई और लिम्फ वहां पर छन गया। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट है, H2O, ऑक्सीजन, आयंस, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जो भी चीज़ें डिलीवर करनी है एक सेल्स को या टिश्यू को, वो सब इसके पास प्रेजेंट होता है, वो सब इसके पास प्रेजेंट होता है। ये है अपना लिम्फ। अब एक एनसीईआरटी में एक और चीज़ लिखी है कि लैक्टियल। भी लैक्टियल क्या है,
लैक्टियल एक स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल है जो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। क्या है लैक्टियल? कहाँ पर बनाऊं, कहाँ पर बनाऊं? इस पूरे को मैं उठा सकता हूँ क्या? नहीं उठा सकता। देखो बच्चा, लैक्टियल बनाते हैं अपन। लैक्टियल कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल से जो एब्जॉर्ब करती है फैट को। कैसे? अपना इंटेस्टाइन कैसा होता है? विलाइस प्रेजेंट होती है उसके अंदर, विलाइस प्रेजेंट होती है ऐसे, विलाइस प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या गुजर रही होती है बेटा? लैक्टियल्स। इसके अंदर क्या गुजर रही होती है? लैक्टियल्स। लैक्टियल मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन में था, अब तो आपके सिलेबस में नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या फैट डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है? अपना खाना सारा डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ एक फैट्स हैं जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि फैट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, और वो हाइड्रोफिलिक जगह पे नहीं जा सकते, पानी में नहीं जा सकते, तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। इसको बोला गया है लैक्टियल। क्या बोला गया है? लैक्टियल। ये जो फैट है ना, ये चले जाते हैं इन लैक्टियल्स के अंदर, इन लैक्टियल्स के अंदर। तो आपसे कोई पूछे कि लैक्टियल क्या है, ये लैक्टियल क्या है, तो अपन क्या जवाब देंगे? लैक्टियल आर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड lymphatic, lymphatic vessel present in intestine, present in intestine, which helps in, which helps in the absorption of, absorption of fats। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेशन का है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लैक्टियल्स में, जो कि स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स है। कहाँ प्रेजेंट होती है? कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन की विलाइज में। ये क्या है बेटा? ये क्या है? विलाई। ये विलाय है, विलाइज के अंदर प्रेजेंट होती है। ये था अपना बच्चा लिम्फ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ ब्लड से छना हुआ वो मटेरियल जो टिश्यू फ्लूइड के पास जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा। जब वो टिश्यूज के पास जा रहा होगा तो उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। और वो जब लिम्फेटिक वेसल्स में गुजर रहा होगा, ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल। क्या है ये? लिम्फेटिक वेसल। तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ। तब उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ। और जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है वो क्या होती है? ये क्या है बेटा? वेन। और जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रही है वो क्या है बेटा? अपनी आर्टरी, आर्टरी। तो ये था अपना लिम्फ। अब आगे बढ़ेंगे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जब तक 2 मिनट आप इसको देखेंगे, मैं चाय पी लेता हूँ और इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ये क्या रह गए हैं बड़े बड़े, इनको नाम भी दे दो, नहीं तो भूल जाओगे आप। आरबीसी यहाँ पर फिल्टर आउट नहीं हो पाती है, और लार्ज प्रोटीन्स यहाँ पर फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या है? आरबीसी और लार्ज प्रोटीन्स। ब्लड को अपन ने क्या कर लिया है? फिल्टर। सही दिख रहा है? हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का है। ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो तो समझ लिया ना, वो सिस्टम जिसमें ब्लड सर्कुलेट करेगा या कोई फ्लूइड सर्कुलेट करेगा और अपने टिश्यूज को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एक्सेसरी वेस्ट को निकालने का मौका देगा, लाएगा और निकालेगा, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की अपने को जरूरत है। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम अपनी बॉडी में 2 टाइप के। अभी तक तो अपन ने देख लिया ब्लड वगैरह क्या था, लिम्फ वगैरह क्या था। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके डिटेल में जा रहे हैं अपन, कि वो 2 टाइप के, एक है ओपन टाइप, एक है क्लोज टाइप। अब ये सर ओपन टाइप क्लोज टाइप है क्या? ओपन टाइप क्लोज टाइप है क्या, मतलब क्या है इसका? ओपन टाइप मतलब ब्लड ओपनली
फ्लोस इनटू बॉडी स्पेसेस। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? बॉडी स्पेसेस में, जिनको अपन क्या बोलते हैं? साइनसेस। साइनसेस, साइनसेस के अंदर ब्लड, जो ब्लड है वो डायरेक्टली, इनके पास कोई वेसल्स नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? बॉडी स्पेसेस में। मतलब टिश्यूज आर इन डायरेक्टली, टिश्यूज आर इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद, डायरेक्टली कांटेक्ट विद ब्लड। जो टिश्यूज हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, वो ब्लड में डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है, मतलब बाथ्ड, उसमें नहा रहे हैं, टिश्यू पूरे भीगे हुए हैं। तो आपसे पूछे कि टिश्यूज आर बाथ्ड, कौन से टाइप के सर्कुलेशन में टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में भीगे होंगे? क्लोज्ड में या ओपन में? तो अपन लिखेंगे क्लोज्ड में। और ओपन में क्या होता है? ओपन में क्या होता है? ब्लड फ्लोज इनटू क्लोज्ड क्लोज्ड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स या फिर कैपिलरीज। तो ब्लड कहाँ फ्लो होता है? क्लोज्ड वेसल्स में, पाइपलाइंस में, आर्टरीज में, वेन्स में। टिश्यूज आर नॉट इन, टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट करते ही नहीं है ब्लड से, वो क्या है? वेसल्स के अंदर है ब्लड और टिश्यूज बाहर है, और वहां पर ब्लड में बात कर रहे हैं टिश्यू। कैसे बात कर रहे हैं समझते हैं अपन। ये क्या है? हार्ट। यहाँ से ब्लड निकलता है वेसल में, यहाँ से तो ब्लड वेसल्स में निकलता है, फिर ये जाके यहाँ पर खुले इस मैदान में आ जाता है, खुले मैदान में आ जाता है। यहाँ पर क्या है अपना? टिश्यू। ये क्या है अपना? टिश्यू। और ये जो ब्लड है यहाँ से चला और आ गया खुले मैदान में, और पूरा इसको भिगा दिया, पूरा इसके आसपास आ गया। कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, डायरेक्ट टिश्यूज आर बाथ्ड इनटू द ब्लड। फिर यहाँ से वापस चला गया हार्ट में, यहाँ से वापस चला गया हार्ट में। तो टिश्यूज क्या है? डायरेक्टली कांटेक्ट विद द ब्लड। अब क्या है यहाँ पर? इधर क्या है? क्लोज्ड वाले में क्या होता है? हार्ट है। टिश्यू है, टिश्यू है। इसके पास क्या हो रहा है? वेसल्स जा रही हैं, वेसल्स जा रही हैं। यहाँ से क्या आ रही है? वेसल्स आ रही हैं। एक सेकेंड, यहाँ से क्या आ रही है? वेसल्स आ रही हैं, वेसल्स आ रही हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। और यहाँ क्या डिवाइड हो जा रही है? कैपिलरीज, कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज। टिश्यू से ब्लड निकला, कैपिलरीज में गया, छन गया, यहाँ पर लिम्फ आ गया, लिम्फ से वापस लैक्टियल वेसल से इधर चला गया। क्या ब्लड को, ब्लड टिश्यूज के कांटेक्ट में आया? क्या ब्लड टिश्यूज के कांटेक्ट में आया? नहीं। ये क्या है? ये क्या है? कैपिलरीज। तो क्लोज एंड ओपन का मतलब समझ में आया? जब ब्लड डायरेक्टली फ्लोज करे बॉडी स्पेसिस में, बॉडी स्पेसिस मतलब ये क्या है? साइनसेस। इन बॉडी स्पेसिस को क्या बोलते हैं? साइनसेस। और टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए ब्लड के तो ओपन टाइप। क्लोज टाइप जब टिश्यूज कांटेक्ट में ना आए और ब्लड वेसल्स में बहे। एग्जाम्पल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही आएगा। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉकरोच, अर्थ्रोपोडा। अगला एग्जाम्पल मोलस्का। अर्थ्रोपोडा मोलस्का में कैसा होता है बेटा? ओपन टाइप का। इसके एग्जाम्पल क्लोज टाइप के। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्या है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है? एनी लीडा, एनी लीडा। उसके बाद
कॉर्डेट्स, उसके बाद कॉर्डेट्स। और एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, एक एक्सेप्शन है याद रखना है आपको, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क। तो आपसे पूछे मोलस्का में कौन सा होता है, ओपन टाइप। सिफेलोपोड मोलस्का में कौन सा होता है, सिफेलोपोड मोलस्का में होता है क्लोज टाइप। सी वाले में क्लोज होता है, सी वाले में क्लोज होता है, याद रखेंगे। सिफेलोपोड मोलस्का में कैसा होता है, क्लोज टाइप। ये था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। 2 मिनट ऑब्जर्व करेंगे, फिर समराइज करेंगे इसको। दो टाइप का था, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप जिसमें ब्लड डायरेक्ट ओपन स्पेसेस में फ्लो करे, उनके पास कोई कैपिलरीज ना हो। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ब्लड वेसल तो होती है, ब्लड वेसल्स तो इनके पास भी है, लेकिन इनके पास कैपिलरीज नहीं है जो टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचा सके। तो डिफरेंस क्या होता है, वहां पर कैपिलरीज है, यहाँ पर कैपिलरीज नहीं है। तो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। उन ओपन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, साइनसेस। क्या बोलते हैं ओपन स्पेस को, साइनसेस। क्या टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के, यस। टिश्यू नहा रहे होते हैं, भीगे हुए होते हैं इन ब्लड। क्लोज टाइप ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में। टिश्यूज डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ब्लड के। एग्जांपल है एनिलीडा, कॉर्डेटा, सेफेलोपोडा, मोलस्का। उसके बाद अर्थोपोडा और मोलस्का, इसके 2 एग्जांपल हैं, अर्थोपोडा, मोलस्का। एनिलीडा और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सेफेलोपोड, मोलस्का। अगले पे आते हैं अपन, कंपैरिजन ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स, अपना आज का लास्ट टॉपिक। फिर अपन क्लास को वाइंड अप करेंगे। 2 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। चलो, अगला है कंपैरिजन ऑफ हार्ट। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सर्कुलेशन। सिंपल क्या है, अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स बोले तो बेटा प र म, परम। जब भी आपसे कोई पूछे अपने वर्टिब्रेट्स कितने टाइप के हैं, तो बोलेंगे परम 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 परम, याद रखेंगे परम। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल। इनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि इनके अंदर हार्ट कैसा होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, कितने एट्रियम्स होते हैं, वो पढ़ेंगे अपन। चलो, सबसे पहले आता है पाइसेस, मतलब फिशेस। पाइसेस मतलब क्या होता है बेटा, पाइसेस का मतलब क्या होता है, फिशेस। फिशेस के अंदर हार्ट कितने चैम्बर का होता है, फिशेस के अंदर होता है हार्ट 2 चैम्बर का। अपन जाएंगे एडवांस की तरफ, तो एडवांस की तरफ जाएंगे तो चैम्बर बढ़ते जाएंगे, लोअर वालों के चैम्बर कम होते जाएंगे। तो पाइसेस थोड़ा पीछे आते हैं। पाइसेस के पास कितने हार्ट में चैम्बर थे, 2, सिर्फ 2 चैम्बर्स थे ऐसे, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। पाइसेस के पास 2 चैम्बर थे। फिर बारी आई एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। इनके पास कैसा था हार्ट, 3 चैम्बर का, मतलब 2 एट्रिया, एक एट्रिया, एक एट्रिया, और सिर्फ एक ही वेंट्रिकल, सिर्फ एक ही वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर हार्ट था जिसके पास 2 एट्रिया थे और एक वेंट्रिकल था। लेकिन रेप्टाइल्स में ही आते हैं क्रोकोडाइल, जो इसका एक्सेप्शन है। आपसे कोई पूछे क्रोकोडाइल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, रेप्टाइल्स। लेकिन क्या क्रोकोडाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, नहीं। क्रोकोडाइल एवीज और मेमल्स में कैसा हार्ट होता है, अपने जैसा 4 चैम्बर, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ये बातें अपन को याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन फिशेस, 2। हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, 3। हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, 3। हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, 4। हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन एवीज, 4। मैमल्स, 4। एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, ये तो रटने वाली चीज थी, आप सबको याद हो ही जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन, कि किसके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप का है, मतलब सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल, कंप्लीट डबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। फिशेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पहले अपन बात करें बेटा सिंगल सर्कुलेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन की, ठीक है। तो फिशेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। फिर ये है उनका टिश्यूज, मतलब उनकी सेल्स। फिर ये है उनका एक एट्रियम वाला हार्ट, एक वेंट्रिकल वाला हार्ट, ठीक है। यहाँ से बेटा टिश्यूज से क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, टिश्यूज से क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके पास, वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स के पास। यहाँ से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड होके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टिश्यूज के पास, ठीक है। अब सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या वो समझते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसका हार्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टिश्यूज के पास, यहाँ से चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर चल हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजरा, हार्ट से ब्लड बॉडी तक पहुंचने पे हार्ट से ब्लड जितनी बार गुजरे, बॉडी तक पहुंचने पर हार्ट से ब्लड जितनी बार गुजरे वो क्या होता है, सर्कुलेशन। गिल्स से आया बॉडी पे गया, हार्ट, गिल्स, सिर्फ एक ही बार हार्ट में जा रहा है ब्लड, सिर्फ एक ही बार हार्ट में जा रहा है, इसीलिए इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। मतलब कि ब्लड हार्ट से एक ही बार गुजर रहा है, और एक ही बार क्या, कौन सा ब्लड गुजर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिशेस के हार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, ये भी याद रखना है, फिशेस के हार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए इस फिशेस के हार्ट को क्या बोला जाता है, इसलिए इन फिशेस के हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट। क्या बोला जाता है बेटा, वीनस हार्ट। याद रखेंगे अपन, फिशेस के हार्ट को क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट, क्योंकि वेन्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है, वेन्स, वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या है अपनी आर्टरी, आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था अपना सिंगल सर्कुलेशन, समझेंगे एक बार, देखेंगे कि ये था अपना सिंगल सर्कुलेशन। कौन आया, फिर अपन बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये क्या होता है भैया, अपन क्या बना रहे हैं अब, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको समझेंगे एक बार कि इनकम्प्लीट डबल होता कैसे है। लंग्स से आया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में, कहाँ गया, वेंट्रिकल में, कहाँ गया, टिश्यूज के पास, टिश्यूज से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में, कहाँ पर आया, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स के पास। क्या पाथ फेरा, क्या पाथ फेरा, यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ गया कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल, सिंपल कहानी पहले समझेंगे क्या है। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। थ्री चैम्बर्ड हार्ट था एम्फीबियन रेप्टाइल का, इसमें कैसा हुआ, इनकम्प्लीट डबल, मतलब बॉडी तक पहुंचने पर, बॉडी पर पूरा घूम के पहुंचने पर ब्लड हार्ट से इनकम्प्लीट दो बार गुजरा, इनकम्प्लीट दो बार मतलब लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम में, गया वेंट्रिकल में, फिर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में। यहाँ पर क्या सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर मिक्स ब्लड आ रहा है बेटा, यहाँ पर अपन ने एक गलती कर दी, यहाँ पर कैसा ब्लड आ रहा है, मिक्स ब्लड। एक सेकेंड, कैसा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, मिक्स ब्लड। क्यों, अभी आपको समझाएंगे क्यों आ रहा है मिक्स ब्लड।
देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में गया, नीचे गया यहाँ से वेंट्रिकल में, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, नीचे गया वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है बेटा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि इनके पास एक ही वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल में क्या हो गई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यही मिक्स ब्लड टिश्यू के पास गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकाली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर गया एट्रियम में वापस। तो हार्ट में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। कोई भी चीज दो बार नहीं गुजर रहा, एक बार गुजरा फिर एक बार गुजरा, मतलब इनकम्प्लीट दो बार है। अगर ये दोनों डिफरेंट अलग अलग होते ना तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाता, लेकिन ये कैसा कहलाया, इनकम्प्लीट डबल, क्योंकि हार्ट से ब्लड गुजरा तो दो बार लेकिन यहाँ पर आके मिक्स हो गया। यहाँ पर आके मिक्स नहीं होता तो कहलाता डबल सर्कुलेशन। एक बार गुजरा ये, एक बार गुजरा ये, गुजरा दो बार, लेकिन एट द एंड क्या हो गया, वेंट्रिकल्स में आके मिक्स हो गया। गुजर तो ब्लड दो बार ही रहा है, दो बार ही रहा है, लेकिन कैसा, इनकम्प्लीट, क्योंकि वेंट्रिकल्स में आके मिक्स हो जा रहा है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है, सबको पता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ये क्या है अपने लंग्स, ये क्या है अपना चार चैम्बर हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी चीज़ है ये तो, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ये क्या है अपना टिश्यू, लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया टिश्यू में, टिश्यू से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से गया वो लंग्स के पास। यहाँ से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा गया आगे, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ क्या हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा गया, डी ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ब्लड आ गया यहाँ पर, यहाँ से ब्लड आ गया। टिश्यू तक पहुंचने पे ब्लड दो बार गुजरा, एक, फिर यहाँ से दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, समझे। तो हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजरा, कंप्लीटली दो बार, सेपरेटेड है इसलिए क्या बोला, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीटली सेपरेटेड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैं आपको ट्रिक क्या बताई थी, लाओ राडो, मतलब लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड राइट डीऑक्सीजनेटेड। तो हमेशा अपने इस वाली साइड पे कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, और इस वाली साइड पे डीऑक्सीजनेटेड। तो आपसे पूछे कि लेफ्ट साइड पे ब्लड कौन सा, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। क्या ह्यूमंस में ब्लड की मिक्सिंग होती है, यहाँ पर नो मिक्सिंग, यहाँ पर कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कंप्लीट डबल। क्या नाम दिया, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। रिवाइज करते हैं, सिंगल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हार्ट से ब्लड सिर्फ एक ही बार गुजर रहा था और वो ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको बोला वीनस हार्ट। यहाँ से ब्लड दो बार तो गुजर रहा था लेकिन एक बार क्या हो जा रहा था, मिक्स हो जा रहा था। मिक्स होने की वजह से क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ से ब्लड कंप्लीटली दो बार गुजरा, एक बार इधर से एक बार इधर से, इसलिए डिफरेंट सेपरेटेड था, इसलिए बोला कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। वहां पर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसलिए उसको बोला वीनस हार्ट। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड भी है डीऑक्सीजनेटेड भी है, इसलिए ह्यूमंस क्या, अपने मैमल्स के हार्ट को क्या बोलते हैं, आर्टीरियो वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, आर्टीरियो वीनस हार्ट। तो आपसे पूछा अपना हार्ट कैसा होता है, आर्टीरियो वीनस, क्योंकि इसके अंदर एक साइड कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड, एक साइड होती है डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट कैसी होती है अपनी, डी ऑक्सीजनेटेड। आपसे पूछे लेफ्ट हार्ट कौन से किसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लेफ्ट हार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट हार्ट बोलते हैं राइट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। और लेफ्ट हार्ट नहीं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड हार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन आए, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और डीऑक्सीजनेटेड हार्ट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाले को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है तो दो नाम भी बताए थे मैंने आपको, पहला है कौन सा, यहाँ पर लिख देंगे, पहला पल्मोनरी, कैसा सर्कुलेशन है ये, पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स में घूम रहा है। दूसरा है सिस्टेमिक, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कैसा सर्कुलेशन, सिस्टेमिक, जो बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है।
पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, नीचे वाला सिस्टमिक, ऊपर वाला पल्मोनरी। तो ये था अपना कंपैरिजन ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स, कंपैरिजन ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स, जिसमें अपन ने सारे हार्ट पढ़ लिए। फिशेस में कितने थे, एम्फीबियंस में कितने थे, रेप्टाइल्स में कितने थे, क्रोकोडाइल्स में कितने थे, मैमल्स में कितना था। इसके बाद अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो अब शुरू होगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अपन ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी डिटेल समझेंगे और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगले लेक्चर या फिर उसके अगले लेक्चर, 2 लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि टाइम कम मिलता है आजकल, इसलिए। यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा कि अपन ने आज क्या पढ़ा। थैंक यू सो मच। अब आगे की पढ़ाई कल करेंगे, और वो ब्लड ग्रुप के बाद से अपन ने आज पूरा देख लिया। ठीक है, बाय बाय।